बार बार एक ही। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Oh, chalo bhai, thank you Hamed, Amna, Soheb, Anas, Asim, Main for your kind confirmation. And Walaikum Assalam to all the students sitting physically in front of me. तुम हर हफ्ते छुट्टी मान लेती हो यार. Happy to see a good strength on the bench today. हाँ, मेरे लिए बहुत एक से बहुत बेहतर है. तो भाई हम कल थे आप ऑनलाइन वाली क्लास में. ठीक है, तो कल हम डायनामिक्स ही आगे लेके चल रहे थे. मोमेंटम मोमेंटम पे बात चल रही थी. आई थिंक मोमेंटम इन टू डायमेंशन तो लपेट दिया था हमने. कर लिया तुमने मोमेंटम इन टू डायमेंशन? क्या हमने ये क्वेश्चन आखिरी कर दिया था? क्या हमने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था? फ्रिक्शन नहीं स्टार्ट किया था. ठीक है भाई. तो फ्रिक्शन आज इंशाल्लाह बात करेंगे. अच्छा, फ्रिक्शन पे एक बहुत बेसिक, जिसे आप कहते हैं प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो चुकी है हमारी. फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, वो लेवल से पढ़ा था. When a mass slides or tends to slide over any surface, it experiences an opposing force. We call that force as the force of friction. So friction is a force that always acts to oppose the motion of a body. आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रिक्शन का एक बड़ा अहम रोल, which is friction as a self-adjusting force. कि फ्रिक्शन ना एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करती है. क्या मतलब, आइए जरा मैं आपको समझा. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दीदार करना पड़ेगा हमारी फारिग सी शक्ल का. ठीक है. इसके हवाले कर फिर ये पकड़ ले. ये चेयर आना चाहिए. ठीक है भाई, ये चेयर सबको नजर आ रही है ना? सही है. अच्छा, एक चीज समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है ना, वो हर दो सरफेस के बीच एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हमेशा एक्ट नहीं. जैसे इनके बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है इस चेयर और
सरफेस के बीच, इस चेयर और सरफेस के बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है। आगे बैठना पड़ेगा। इस चेयर और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है। एक्ट नहीं करती, एक्ट उस वक्त करेगी जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे ये जो चेयर है, इस चेयर पे मैं एक फॉरवर्ड फोर्स लगा, फॉरवर्ड फोर्स लगा, बट ये चेयर आगे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? इसका एक बहुत सस्ता जवाब नहीं हो सकता था आपकी फोर्स को मैं, शायद ये तो वो भी दे दे जिसको फिजिक्स नहीं है। वो बंदा जिसके पास फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पता क्या करेगा? वो ये कहेगा कि सर आप जो फोर्स लगा रहे हो ना आगे की तरफ, वो ओवरकम हो जा रही है बाय फ्रिक्शन। तो भाई इस चेयर के और नीचे वुड के बीच ना एक फ्रिक्शन है, आप जब फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन उसको ओवरकम करती है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोर्स को बढ़ाता हूँ, मैं अपनी फोर्स बढ़ाता हूँ, ये आगे जब मैं अपनी फोर्स बढ़ाता हूँ ना तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, मैं फोर्स और बढ़ाता हूँ फ्रिक्शन और बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा फ्रिक्शन के बढ़ने की लिमिट है, एक पॉइंट आएगा फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगी, मेरी फॉरवर्ड फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगी और ऑब्जेक्ट आगे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर लगाई पहले 5 न्यूटन की फोर्स, लेट्स से ये आगे नहीं गया, मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई है फिर भी आगे नहीं गया, मैंने 7 न्यूटन की फोर्स लगाई है फिर भी आगे नहीं गया, मैंने 8 न्यूटन की फोर्स लगाई है फिर भी आगे नहीं गया। हो रहा है क्या? जब मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन में 5 न्यूटन ऐड कर रही है, जब मैं 6 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन में 6 न्यूटन ऐड कर रही है, जब मैं 7 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन में 7 न्यूटन ऐड कर रही है, जब मैं 9 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन में 9 न्यूटन ऐड कर रही है, जब मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं ना तब भी ये मूव नहीं करता है, फ्रिक्शन में 10 न्यूटन ऐड कर रही है। लेट्स से जब मैं 11 न्यूटन लगाता हूं ना तो ये मूव कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है दैट इज बिटवीन 10 न्यूटन एंड 11 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन की फोर्स पे ये मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब उतनी तो फ्रिक्शन थी, 11 पे ये मूव कर गया, इसका मतलब फ्रिक्शन 11 न्यूटन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, द फ्रिक्शन इज बिटवीन 10 एंड 11 न्यूटन। सो द बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन इज कि फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से बढ़ती है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ती है, लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट, एक पॉइंट आके फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाती है। अब ओ लेवल्स के ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के एटीपी के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, तो सवाल ये पूछा गया, उन्होंने कहा भाई एक बॉक्स है जो कि किसी सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, और मुझे लेट्स से वो ये बैग, लेट्स से दिस बैग इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, और मुझे मालूम करना है कि इस सरफेस और इस बैग यानी इस टेबल और इस बैग के सरफेस में कितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहां पे लेट्स से बीच में न्यूटन मीटर लगा दूंगा, मुझे भी लगा हुआ नहीं, लेट्स से मैं लगा दूंगा, और मैं ना आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचना शुरू करूंगा, फोर्स बढ़ाना शुरू करूंगा तो न्यूटन मीटर की रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जस्ट बिफोर इट मूव्स मैं देखूंगा न्यूटन मीटर की क्या रीडिंग। That value of force is actually the maximum static friction which is available between the surface of this bag and the surface of this table. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो O levels में, thank you, O levels में मैंने आपके आगे ड्राइंग बनाई है ना, ये जो मैंने आपके आगे ड्राइंग बनाई है ना कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ये एक न्यूटन मीटर से कनेक्टेड है, और ये आपके गुनाहगार हाथ हैं जो इस न्यूटन मीटर के थ्रू इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचना है, जो कि न्यूटन मीटर एक्चुअली टेंशन को कैलकुलेट करेगा, यानी उस फोर्स को कैलकुलेट करेगा जिससे आप इसे खींच रहे हैं।
आप जैसे जैसे अपनी फोर्स बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। फोर्स और बढ़ाओगे, फ्रिक्शन और बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब फ्रिक्शन बढ़ना बढ़ जाएगी, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी जो कि इस बॉक्स और सरफेस के बीच में अवेलेबल थी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जैसी फर्दर फोर्स बढ़ाओगे ना, आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा। ये वो पॉइंट है जब आपकी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी। तो एंड दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस। जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, इस बॉक्स और सरफेस के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है 10 न्यूटन, और मैं भी फोर्स लगा देता हूं 10 न्यूटन की, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, सही है। अच्छा, अगर 11 न्यूटन लगा देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, इस तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, जरा समझना। जब मैं अपनी अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन करूंगा ना, तो डिस्पाइट के यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स अवेलेबल है, आपको पता है फ्रिक्शन एक्ट कितनी करेगी? 8 न्यूटन। क्योंकि जितनी फ्रिक्शन अवेलेबल है उतनी हमेशा एक्ट नहीं कर सकती, वरना तो उल्टा हो जाएगा। अगर फर्ज करो फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो जाए, तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, विच इज अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज फ्रिक्शन का काम ओपोज करना है, फ्रिक्शन का काम मोशन को सपोर्ट करना नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। अप्लाइड फोर्स के बराबर हो सकती है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती, वरना तो उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। So this is friction acting in the opposite direction. This is your forward force. So study friction. To study friction between two solid surfaces, a wooden block is pulled along a table using a spring balance. When the wooden block is pulled with an increasing force F, friction opposes the applied force. ठीक है भाई, आपकी फोर्स टू द राइट है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मोशन से पहले मोशन से पहले फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स कम है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। भले अवेलेबल बहुत है लेकिन एक्ट नहीं करेगी। जैसे एक एक बॉक्स वैसे ही सरफेस से पड़ा हुआ है ना, तो फ्रिक्शन अवेलेबल है लेकिन फ्रिक्शन एक्ट उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक कि आप फोर्स ना लगाओ। क्योंकि अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो फिर भी फ्रिक्शन एक्ट कर जाए, तो फिर तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। तो द फ्रिक्शन that acts before motion is called static friction. अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है ना, तब भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, उस फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन occurs just before the motion takes place। ठीक है, यानी बस जस्ट मूव करने से पहले जो इस फ्रिक्शन थी ना, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी, जैसे हम प्यार से कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, कि भाई ये वो फ्रिक्शन थी जो कि इसको लिमिट करके रखी हुई थी, इसको स्टैटिक रखी हुई थी। इससे ज्यादा अगर आपकी अप्लाइड फोर्स हो जाएगी तो फिर इवेंचुअली आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी सिचुएशन में, अच्छा अनस, मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना प्रीफर नहीं करूंगा, फ्रिक्शन ऑफ कार एक्ट्स फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। अभी हम आगे जाके जब फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे टर्निंग इफेक्ट। एक्चुअली कार के एक्सल के अबाउट फ्रिक्शन ना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए वहां पर ना टायर के ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा बेहतर होगा। तो पर्टिकुलरली टायर्स की फ्रिक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम एक प्लेन, दो प्लेन सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जो जो कार की फ्रिक्शन होती है ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। अभी हम रोलिंग फ्रिक्शन पे नहीं घुसना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो हम किसी और ही टेंशन में निकल जाएंगे वरना। ठीक है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहरहाल किसी दो, बट इसको जहन में रखना ताकि जब अगले महीने मेरे ख्याल से हम टॉर्क पे आ चुके होंगे, कि जब दो सरफेसेस के बीच जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है, मुझे ये बताएं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा।
एक तो भाई ये बात समझ में आ गई ना, फ्रिक्शन हमेशा एक्ट नहीं कर रही होती, आप अप्लाई करोगे तो एक्ट करेगी, आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी, और बढ़ने की भी एक हद है, एक पॉइंट पर आके फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाती है और इवेंचुअली ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाता है। वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। अब किसी दो सरफेस के बीच कितनी फ्रिक्शन होगी ये किस किस बात पर डिपेंड करेगी, जल्दी बताएं। शायद आपने ओ लेवल से भी पढ़ा था। व्हाट आर द, क्या करने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, बताएं। कितना स्मूथ या रफ सरफेस है। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा ना बेहतर करते हैं। एक, जैसे ओ लेवल्स में तो हम इसी तरह से पढ़ा देते थे कि भाई दो सरफेसेस अगर, फॉर एग्जांपल, वो देना एसी का रिमोट, कुछ भी नहीं, कि भाई दो सरफेसेस फॉर एग्जांपल अगर बहुत स्मूथ है, या कोई सरफेस स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगी, कोई सरफेस रफ है तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इससे अब हमें थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। देखो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है ना भाई, ये फोन है, ठीक है। इस फोन का जो सरफेस है ना, सिर्फ इस सरफेस के ऊपर मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितनी फ्रिक्शन होगी, रादर एक्चुअली फ्रिक्शन कितनी होगी मैं उस वक्त तक नहीं बता सकता जब तक कि आप मुझे ये ना बताएं कि आप इस सरफेस को किस सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करें। देखिए, वन सरफेस दैट मे अपियर टू बी वेरी स्मूथ may experience a lot of friction on one particular surface but may not experience a lot of friction on any other surface. देखिए, कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जिनकी आपस में बहुत बन जाती है, आपकी हालत टाइट हो जाए उन सरफेसेस पे एक मास को दूसरे मास पे स्लाइड करने, कुछ सरफेसेस की नहीं बन पाती। जैसे एक ग्लास, ग्लास अपेरेंटली कितना स्मूथ होता है, अगर आप ग्लास पर किसी मेटल को स्लाइड करेंगे ना तो आपको इतनी फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, मेटल्स बड़े मजे से स्लाइड हो जाते हैं। ग्लास पे आप रबर को स्लाइड करके देखिए, आप देखेंगे अजीब ही मोहब्बत नजर आएगी आपको रबर की ग्लास के साथ में। वो जो रेजर नहीं होता जिससे आप पेंसिल से मिटाते हो, आप कभी उसको ना रबर पे वो ग्लास पे, जो घर पे नॉर्मल शीशे नहीं होते, टेबल, शीशे की टेबल, उस पे रख के ना मूव करने की कोशिश करना, तो बोलो कितनी फ्रिक्शन है इनके बीच। बस फॉर सम रीजंस भाई रबर और ग्लास के सरफेसेस की ना बहुत अच्छी बनती है, उसी ग्लास की मेटल से उतने मजे की नहीं बनती, मस्त स्लाइड हो जाते हैं, फ्रिक्शन कम मिलती है। तो rather than saying rough surface or a smooth surface, let's say friction depends upon the nature of the two surfaces that are sliding over one another. भाई कोई दो सरफेस की नेचर क्या है जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं ना तभी पता लगता है। तो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि दो सरफेसेस की आपस में बहुत अच्छी बन जाए, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, स्लाइड कराना मुश्किल हो जाए, और किसी दो सरफेस के लिए बहुत प्रॉब्लम भी हो जाए। तो एक चीज है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है ना, कि दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में है उनकी क्या नेचर है। दूसरा, और फैक्टर बताएं फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए और क्या करना होगा, या किन किन और कौन से फैक्टर्स है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करेगी, ऑनलाइन वाले बताएं। चलो भाई, अच्छा मनाइल, हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, डायनामिक फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस वक्त मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी अवेलेबल होगी, तो स्पीड तो आएगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। अच्छा, आमना ने कहा है एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या कहा है, ज्यादा सरफेस एरिया पे ज्यादा फ्रिक्शन होगी और कम सरफेस एरिया पे कम फ्रिक्शन होगी। क्या आप सारे मानते हैं इस बात को, बोलो ना, सारे मानते हो? चलो सारे मेरे साथ रिपीट करो जल्दी से, ज्यादा सरफेस एरिया पे ज्यादा फ्रिक्शन और कम सरफेस एरिया पे कम फ्रिक्शन। सारे मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, मैं तौबा करता हूं इस बात से कि फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। ये झूठ है, गुनाह है, नाजायज है, हराम है। One of the greatest misconceptions that exist and one of the ideas that anyone can buy very easily, यानी आप किसी भी बंदे को जिसको पता ना हो ना, आप उसको बोलो ज्यादा सरफेस एरिया पे ज्यादा फ्रिक्शन होगी, कम सरफेस एरिया पे कम फ्रिक्शन होगी, एनीवन विल बाय इट। क्या आप बात तो सही कर रहे हो, ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन,
कम सरफेस एरिया तो कम फ्रिक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस बात को समझ लें कि फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं। फ्रिक्शन से दो बातों पर डिपेंड करता है, सरफेस की नेचर और दूसरा, कुछ लोग मास कह रहे हैं, कुछ लोग वेट कह रहे हैं, दूसरा एक्चुअल फैक्टर है कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम कहते हैं द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस प्रेस ईच अदर, कि दो सरफेसेस एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ प्रेस कर रही हैं, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, इधर ये थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ी, इसको बाद ऐसे पकड़ना, ठीक है। लेकिन दिस फोन नजर आ रहा है, ये फोन इधर पे आता है, ठीक है। इस फोन को अगर मैं छोड़ता हूँ, ये नीचे आ जाए, नीचे आ रहा है ना भाई, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझे, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वेट इसे नीचे लेकर आ। अच्छा, अगर मैं इस फोन को थोड़ा सा प्रेस कर, क्या अब ये नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है कि इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूं, इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड। पहले फ्रिक्शन नहीं थी, अब फ्रिक्शन क्या हो गई, बढ़ गई ना, इतनी हो गई कि वेट इसको नीचे नहीं ले जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस प्रेस ईच अदर डिपेंड्स अ लॉट ऑन फ्रिक्शन। आप जितनी ज्यादा जोर से किसी एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करता है ना, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन बढ़ जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे जब मैंने, जिसे सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, द फोर्स विद व्हिच यू प्रेस अ सरफेस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, जिसे सिंपली क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्लास में वैसे तो बच्चे कम है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर हम आपको समझा सके। और ये वाले रूम में जगह भी थोड़ी कम है, यार ये पकड़ना इधर। ये मेरे पास एक बहुत ताकतवर बच्चा है सामने, सही है, और एक तरफ मैं हूँ, सही है, क्या आप लोग मुझे देख सकते, ये मैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब पहले दो सिचुएशन, ये तो सीरियस हो गया टग ऑफ वॉर, ठीक है। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ ना, यानी मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये मेरी तरफ आ गया, सही है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाई व्हिच वाज टेंशन फोर्स। अच्छा, उतनी फोर्स इसने मेरे ऊपर भी लगाई, हाँ टेंशन सेम, थर्ड लॉ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, जितनी फोर्स मैं तुम पे लगा होगी तो मुझ पे ना लगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरी तरफ पता है क्यों आया, क्योंकि इसने स्लीपर्स पहने हुए ना, इसके पास फ्रिक्शन, ओ बस इसके पास फ्रिक्शन कम है, ठीक है। तो इधर से आने वाली वो टेंशन जिससे मैं इसे खींच रहा था ना, फ्रिक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम दैट। अब तुम अपने जानते कोशिश करो, अपने जब खींचने ज्यादा पता है, कोशिश करो अपने पाँव को ना, हाँ चलो तुम तो डालो, और तुम ना अपने पाँव को ना जमीन पे चढ़ाओ, लाइक यू इंक्रीज दैट कांटेक्ट फोर्स विद व्हिच यू आर प्रेसिंग द सरफेस। तुम देखना मेरी बैंड बन जाएगी, सही है। देखो मैं ऐसे नहीं खींच पा रहा हूँ, इनफैक्ट ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा जान लगा लूं, आई कैन पुल हिम। तो हो रहा है क्या है कि जब इसने अपना पाँव जमीन पे गड़ाया ना, लाइक द फोर्स विद व्हिच ही इज प्रेसिंग द सरफेस, उससे ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन बढ़ गई। फ्रिक्शन बढ़ गई तो जब मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ ना, जिस फोर्स के साथ, विच इज टेंशन फोर्स, तो मैं इसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दैट फोर्स इज नॉट एबल टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन हिज फीट एंड द ग्राउंड। सो the principal rule in tug of war is that you have to make sure कि ना सिर्फ आप जोर से खींचे यानी टेंशन लगाए, आपने अपने पाँव को ना जोर से जमीन पे गड़ाना होता है, because you don't want to move forward ना, आपने चाहते हो कि आप आगे जाओ। अब मुझे ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये खींच इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पाँव के नीचे फ्रिक्शन है, जिसे इसकी टेंशन फोर्स ओवरकम नहीं कर पा रही है। If I want to win a tug of war, I need to make sure कि मैं अपने पाँव को बहुत जोर से जमीन पे गड़ाऊं, क्योंकि जब
The force with which I press the surface increases, the friction increases, and it gets difficult for anyone to pull me further or to overcome that friction with the help of tension in the string. Thank you very much. We'll remember your contribution in the field of physics. So, your contribution. So, the forces that press the surfaces together. समझ रहे हो आप कि भाई आप कितनी फोर्स के साथ इस सरफेस को प्रेस कर रहे हैं? That is also one of the key factor that will determine the amount of friction between any two surfaces. The maximum static friction is independent of the contact area. Usually लोगों को लगता है टायर चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो. पतले टायर में और चौड़े टायर में फ्रिक्शन सेम होती है. चौड़े टायर का पर्पस आमतौर पर ये होता है वेयर एंड टेयर बचाना. जब हाई स्पीड पे ब्रेक्स लगते हैं और टायर रोड से घिसाता है तो क्रेजी हीटिंग प्रोड्यूस होती है. वो हीटिंग टायर्स को फाड़ सकती है, टायर्स को गला सकती है. तो अगर टायर्स चौड़े होते हैं ना तो उससे बचत ये होती है कि वेयर एंड टेयर बचाया जा सकता है टायर्स का. फिर कभी कभार टायर का यानी ऑब्जेक्ट का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करने के लिए टायर का चौड़ा होना बड़ा हेल्पफुल होता है. और ये बड़े फैक्टर्स होते हैं, बट फ्रिक्शन बढ़ाना इसका रोल नहीं होता. ठीक है ना. किताब में आप खोल के पढ़ लीजिएगा, किताब में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता. तो ये एक साहब है, इन पर आप एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और इनके पांव के नीचे एक फ्रिक्शन है. ठीक है. इसी साहब को अगर आप लेटा दें और अब इनको आप यूं घसीटने की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई. ठीक है. फ्रिक्शन यूं एक्ट करेगी. याद रखिएगा दोनों केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम. हालांकि एक तरफ सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट कम है ना यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा है, बट क्योंकि दोनों का वेट सेम है ना, बंदा वही है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी सेम है. और बंदा वही तो चमड़ी भी वही है, मतलब सरफेसेस की नेचर भी सेम है. तो दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपको सेम मिलेगी. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल एक्ट करती है. ठीक है भाई. कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल होती है. तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. दिस इज नॉट यूजर पीसीएचएस, दिस इज यूजर क्लिफ्टन. हमारी वेंसडे थर्सडे को क्लिफ्टन में क्लास होती है. ठीक है भाई. सर तो जो आपने अभी ये टग ऑफ वॉर वाली एग्जांपल दी थी, अगर कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर होगी तो अगर इसकी डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनेगी, मुझे समझ नहीं आता. टग ऑफ वॉर की अभी बना देता हूँ. मतलब जैसे अगर वहां फ्रिक्शन लग रही है और कहाँ मैं भी कॉन्टैक्ट समझा फोर्स देता लग हूँ रही है. भाई. देखो ये रहा है सर पाशा. सर पाशा थोड़े से हेल्दी बना देता हूँ मैं. ठीक है भाई. ठीक है भाई. और ये रही वो स्ट्रिंग और ये रहा हमारा स्मार्ट बॉय. ठीक है भाई. अच्छा, थोड़ी सी टांगे इसकी और लंबी कर देते हैं. और ये मेरा फ्लोर. ठीक है भाई. अच्छा अब देखिए, याद रखिएगा टेंशन की वैल्यू हमेशा सेम. यानी
जितनी टेंशन फोर्स के साथ ये बॉय सर पाशा को खींचेगा ना अपनी तरफ, उतनी ही टेंशन फोर्स के साथ सर पाशा खींचेंगे इसको अपनी तरफ। ऐसा हो नहीं सकता कि ये मुझ पे ज्यादा फोर्स लगा दे और मैं इस पे कम फोर्स लगा दूं। अच्छा, अब देयर इज अ फोर्स which is pulling me to the right, but if I'm not going to the right, is because there is a friction on my legs. समझ रहे हो? Similarly, there is a force जो कि सामने वाले बॉय को टू द लेफ्ट खींच रहा है, बट अब सामने वाला बॉय लेफ्ट पे जा नहीं पा रहा है, इज बिकॉज इसके पाँव के नीचे एक फ्रिक्शन है which is acting to the right. अच्छा, अब मैं चाहता हूं फ्रिक्शन बढ़ जाए, तो फ्रिक्शन बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अपने पाँव को इस जमीन पे जोर से गड़ाऊं, समझ रहे हो? यानी आई एक्सर्ट मोर एंड मोर कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन सरफेस, तो सरफेस भी ना उतनी ही कॉन्टैक्ट फोर्स मुझ पे लगाएगी, तो वी विल बी एबल टू प्रेस ईच अदर मोर। मजे की बात ये है कि जैसे जैसे आप ये कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड ही करती है इस कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर, जो कि मैं अर्थ पे लगाऊंगा और अर्थ मुझ पे लगाएगा। आम हालात में जब मैं कैजुअली अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ होता हूं ना, उस वक्त मेरा वेट कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होता है, सही है। बट अगर मैं जोर से पाँव दबाना शुरू कर दूं, जैसे आपने देखा होगा मास बैलेंस समझते हो आप, वो जो जिसपे आप अपना वेट निकाल रहे होते हो खड़े होके, तो उस पर स्मूथली खड़े होना होता है। अगर आप जोर से पाँव दबाना शुरू कर दोगे तो आपका वेट ज्यादा महसूस होता है, बिकॉज एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट फोर्स ही मेजर कर रहा होता है, वो वेट नहीं मेजर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में खड़े में तो आपका वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स बराबर होता है, तो आपका आपका वेट मिल जाता है। पर अगर मैं ये बढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू होगी, फ्रिक्शन। सो ड्यूरिंग टग ऑफ वॉर ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जोर से खींचूं ताकि सामने वाला मेरी तरफ आ सके, बट मुझे पता होना चाहिए कि जितनी फोर्स से मैं इसे खींचूंगा उतनी फोर्स से ऑटोमेटिकली मैं भी उस तरफ खींचाऊंगा। सो इफ आई वांट टू मेक श्योर कि ये मेरी तरफ आए और मैं उसकी तरफ ना जाऊं, उसके लिए मुझे अपने फ्रिक्शन को ही बढ़ाना पड़ेगा। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे अपने पाँव गड़ाने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, मुझे अपने पाँव जमीन में धसाने पड़ेंगे। सेम गोस फॉर दिस गाय, ही नीड्स टू मेक श्योर कि ये ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थ के सरफेस पे लगाए। थर्ड लॉ पेयर में अर्थ भी इस पे उतना ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, जोर से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। डज दिस मेक सेंस टू यू? किसने पूछा था बेटा? हाँ, फ्रिक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली हो जाता है। असल में डायरेक्शन से ज्यादा बड़ा सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना भाई। परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो सरफेसेस के अप्स एंड डाउन एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब फंसते हैं तो उनके लिए स्लाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जोर से ये परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगी, ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा सरफेसेस के अप्स एंड डाउन एक दूसरे में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से उनका एक दूसरे पर स्लाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस के तौर पर फ्रिक्शन पड़ जाएगी, ठीक है। Am I able to make myself clear to all of you? Today we will initiate our discussion on inclined plane. Now, what is an inclined plane? An inclined plane is nothing but a surface that makes some angle to the horizontal. Okay, so there is a horizontal surface, which is just a horizontal surface. But if a surface makes some angle to the horizontal, that surface becomes an inclined plane. Inclined plane को simple machine भी कहा जाता है। एक मशीन है, सिर्फ एक सरफेस इटसेल्फ एक मशीन है। वो ऐसे कि अगर मैं आपको
बोलू ना कोई एक बहुत भारी चीज है जो कि यहाँ पड़ी हुई, मैं कहता हूँ यार इसको उठा के यहाँ पहुंचा दो, डायरेक्ट रेस कर दो, हो सकता है आप उसे ना उठा सको अगर वो बहुत भारी है, बट उतनी भारी चीज मैं आपको यहाँ पे लाके रख दूं और मैं आपसे कहूँ यार इसको यहाँ पहुंचा दो, तो मेरे ख्याल से आप मजे से धक्का देते हुए उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। सो इंक्लाइन प्लेन की मदद से चीजों को लिफ्ट करना आसान हो जाता है, चीजों को रेज करना आसान हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे, हाँ, नहीं फ्रिक्शन तो पहले थी नहीं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ यार कोई एक, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत भारी चीज है, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज समथिंग विच इज वेरी हैवी, ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूँ यार इसको उठाओ और उठा के यहाँ रखो, ठीक है। Now let's say you are not able to lift this very heavy things. Let's say बहुत बहुत ही भारी आप इसको नहीं उठा पा रहे, सही है। यही मैं एक काम करूं कि मैं पीछे जाऊं और मैं यहां से लेके यहां तक का एक सरफेस बना दूं, समझ लो, और फिर मैं आपसे बोलूं यार एक काम करो इसको पहुंचा दो, तो आप क्या करोगे, आप इसको घसीटते हुए जाओगे एक सरफेस के थ्रू और फिर इसको आप ऊपर पहुंचा दोगे। जो कि हॉस्पिटल्स में देखा नहीं, इंक्लाइंड सरफेसेस बने हुए होते हैं, पूरा पूरा स्ट्रेचर लेके आप ऊपर चढ़ जाते हो, सही है ना। उसी स्ट्रेचर को आप वैसे उठा के ऊपर चढ़ा के दिखा दो फर्स्ट फ्लोर पे, मैं मान जाऊंगा आपको, सही है। अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाना मुश्किल होता है, बिल्कुल डायरेक्टली अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू उठाना आसान होता है। तो ये हम समझेंगे अगर हमें इंक्लाइंड प्लेन की थोड़ी सी फिजिक्स समझ में आएगी। आज की तारीख में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपली ये पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर कोई स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस हो, स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ भी नहीं है, और किसी बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे आप किसी मास को छोड़ दें, तो क्या वो मास वही रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप किसी बिल्कुल स्मूथ यानी फ्रिक्शन ना हो सरफेस पे किसी मास को छोड़ते हैं, तो वो मास फौरन से स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो जब किसी स्मूथ सरफेस पे किसी मास को प्लेस करते हो तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है, सबसे पहले आज की क्लास में हम सीखेंगे उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी कि भाई ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस कितनी ऐड करनी है। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल एम में से एक्सेलरेशन भी निकल सकती है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने से पहले हमें फोर्सेस मार्क करनी होगी कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हुआ होता है तो उस पर फोर्सेस कितनी ऐड करती है। याद रखिएगा एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब कोई मास प्लेस होता है तो उसका वेट डाउनवर्ड होता है और कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड होता है। लेकिन अगर कोई मास इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हो तब भी उसका वेट तो डाउनवर्ड होता है, बिकॉज वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड व्हिच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कांटेक्ट फोर्स हमेशा अपवर्ड नहीं होती है, रादर कांटेक्ट फोर्स का रूल ये है कि इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल थी तो कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल थी। अब अगर सरफेस इंक्लाइंड है ना तो कांटेक्ट फोर्स इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर ऐड करेगी, समथिंग लाइक दिस। याद रखिएगा मेरे एक स्मूथ सरफेस पे पड़े हुए मास पर टोटल यही दो फोर्सेस एक्ट करती होती है बस। उस मास का वेट डाउनवर्ड और कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मुझे इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकूं। कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस। अच्छा, वैसे तो बचपन से हॉरिजॉन्टल को एक्स बनाया और वर्टिकल को वाई बनाया, लेकिन याद रखिए मैंने वेक्टर्स के चैप्टर में भी पढ़ाया था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं याद है, कि जब इंक्लाइंड सरफेस होता है ना तो एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं कि, पहले ये डाटा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, कंसीडर अ मास स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो इंक्लाइंड सरफेस पे जो एक्स और वाई एक्सिस बनता है ना वो ऐसे बनता है कि एक्स एक्सिस बनता है सरफेस के पैरेलल और वाई एक्सिस बनता है सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रखिएगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, बस रूल ये कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं एक्स एक्सिस क्या करता हूँ, सरफेस के पैरेलल बनाता हूँ और वाई एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अच्छा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट की सारी मोशन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस हो रही है तो आई विल बी नीडिंग फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस।
इसलिए इट्स वे स्मार्टर and it totally makes sense to make axis along the inclined surface and perpendicular to the inclined surface. Now after I have made axis, मैंने वेक्टर्स में आपको एक चीज बताई थी, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं अगली स्लाइड में इसको डिटेल में समझा दूंगा. अभी मान लो if this is theta, yani if your surface, inclined surface makes an angle of theta with the horizontal, then your weight makes an angle of theta with this vertical axis. अच्छा, अब क्या करें सर, दो फोर्सेस हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और वेट. अब वही करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, यानी वो फोर्सेस जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करती हैं, वो हमारी दोस्त हैं, हमारी सहेलियां हैं, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे. वो फोर्स जो एक्स या वाई एक्सिस पे नहीं है, बीच में ही हुआ कहीं है, उनको हम लाइन पे लेकर आएंगे. लाइन पे कैसे लेकर आएंगे, हम उनके कंपोनेंट बना देंगे. देखिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलरेडी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको नहीं छेड़ते हैं. ये जो वेट है ना, this is neither lying on x axis nor lying on y axis, rather it is lying somewhere between x and y axis. So I would prefer to make a component, I would prefer to make components of this force weight. This is going to be w cos theta, this is going to be w sin theta. The side where theta lies is determined with cos and the other side is determined with sin. और अब मैं W को भूल जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके दो कंपोनेंट आ गए. तो अर्लियर आई हैड टू फोर्सेस, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड W which is weight. Now I have three forces, normal contact force, W sin theta and W cos theta. ऐसा ही है. अब किसी भी इंक्लाइंड सरफेस, पहले ये बताओ यहां तक सारे क्लियर है? बहुत सारी बातें बता दी, फीडबैक नहीं लिया आप लोगों से. आर वी ऑल क्लियर टिल नाउ? अच्छा, अब किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे आप देखते हो ना, मास स्लाइड कर रहा होता है, तो मास यूं अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ही मूव कर रहा होता है. कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मास मूव करते करते ऐसे हो गया फिर वापस आ गया? ऐसा हो तो भाग जाइएगा, वहां पे कुछ मसला है, वरना ठीक है, वरना ऐसा नहीं हो सकता. एक मास इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलली मूव करता है ना. ऐसा थोड़ी होता है कि चलते चलते अचानक से वाई एक्सिस में मोशन शुरू हो गई, फिर एक्स एक्सिस में मोशन शुरू हो गई. तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई मोशन ही नहीं है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो है. तभी तो वाई एक्सिस पे मोशन नहीं. अगर मोशन है ही सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब वाई एक्सिस पे फोर्सेस बैलेंस्ड है. अच्छा, वाई एक्सिस पे टोटल दो फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और डब्ल्यू कॉस थीटा. तो दीज टू फोर्सेस मस्ट कैंसिल आउट ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी मेरा ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, ना ऊपर जा रहा है ना सरफेस के अंदर घुस रहा है. ऐसा ही है. तो मेरे पास टोटल तीन फोर्सेस थी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, W cos थीटा और W sin थीटा. ये दोनों तो कैंसिल हो गई, अब एक ही बच गई. वो जो एक फोर्स है ना, वही मेरी रिजल्टेंट फोर्स है. वो जो एक फोर्स है वही मेरी रिजल्टेंट फोर्स है. याद रखिएगा, मेरे ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है ना, W sin थीटा एक्ट करती है, बस. इसका मतलब ये कि किसी भी स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर the force which is responsible to accelerate the object down the surface, ऑब्जेक्ट को सरफेस के नीचे खींचने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज W sin थीटा. यानी कि अगर चलो ये क्या होगा, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ दो, इसे नीचे कौन लेकर आ रहा है? वेट लेकर आ रहा है. दूसरे वाले से करो, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे छोड़ते हो, इससे नीचे कौन लेकर आता है? वेट. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट दिस ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड इज इट्स वेट. सही है. बट यही अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस हो, यही अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस हो, ठीक है,
यही अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस हो और कोई मास इस इंक्लाइंड सरफेस से स्लाइड करता हुआ नीचे आता, तो इस मास को इस इंक्लाइंड सरफेस से नीचे लाने की जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरा वेट नहीं है, बल्कि वेट का एक कंपोनेंट है विच इज W sin theta. समझ रहे हो आप मेरी बात? So in case of an inclined surface, the force which is responsible to bring the object down the inclined surface is not the entire weight but a component of the weight which is W, बोलो no, W sin theta. ठीक है? So my resultant force is equal to W sin theta. रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, इसकी जगह मैं एम ए लिख सकता हूँ, ठीक है। W इज वेट, इसकी जगह मैं mg लिख सकता हूँ, साइन थीटा एज इट इज, m से m कैंसिल हो जाएगा, a बराबर है g साइन थीटा। तो अगर कोई मास किसी स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस से स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके सरफेस का एंगल कितना है। आप जैसे जैसे सरफेस का एंगल बढ़ाते जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इवेंचुअली एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। एंड दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, अगर मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, अगर वो इंक्लाइंड सरफेस एक कम एंगल पर है, ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो नीचे आएगा वो कम एक्सेलरेशन के साथ आएगा। यही मैं इसका एंगल बढ़ा दूं तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आएगा, यही एंगल और बढ़ा दूं और ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यही मैं एंगल कम कर दूंगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। सो the acceleration with which a mass slides down the inclined surface depends on the angle that the inclined surface makes with the horizontal. So you keep increasing the angle and the acceleration will simply keep increasing. Now there is one very interesting thing to note in this equation. That is the fact that for a smooth surface where friction is negligible, acceleration is independent of mass. एक्सेलरेशन ना मास पे डिपेंड नहीं करता। सही है? क्या हो गया, इसको नाच के दिखाऊं क्या मैं? आज क्लास में मजा नहीं आ रहा। सही है? आपकी जो एक्सेलरेशन है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी पर्टिकुलर इंक्लाइंड सरफेस से हाथी का बच्चा स्लाइड करे या इंसान का बच्चा स्लाइड करे, they both are going to come down with the same acceleration. क्योंकि acceleration on a smooth inclined surface mass पे डिपेंड नहीं करता। देखिए प्रैक्टिकली शायद आप डिफरेंट ऑब्जर्व करें, उसकी वजह ये होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती, यानी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, बट अभी हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। So for a scenario where there is no friction, the acceleration is independent of mass. आप यहाँ पे गौर से देखें कि भाई मसला ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना, ma is equals to mg sin theta, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जितना मास पे रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करती है ना, उतना ही मास पे w sin theta भी डिपेंड करता है। तो m और m ना कैंसिल हो जाते हैं, इवेंचुअली एक्सेलरेशन पे ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं है मास पे। इसीलिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन में मास आती नहीं है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन में सिंपली क्या आती है, सिर्फ थीटा। जी तो कांस्टेंट ही है, थीटा ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, थीटा कम होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन इन दिस केस, नॉट ऑल cases where friction is negligible, for a smooth surface the acceleration is independent of the mass. बड़ा ऑब्जेक्ट तो हाथी का बच्चा स्लाइड करे या इंसान का बच्चा स्लाइड करे, they both are going to slide down with the same acceleration which is simply equal to, as long as दोनों surfaces का एंगल सेम।
यानी दोनों सरफेस एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी। तो यहां तक किसी के दिमाग में कोई सवाल तो पूछ लें, वरना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो भी वीडियो खोल के दिखा देता हूँ आपको। मनाइल समझ आया? एफ इक्वल एम में प्रॉब्लम ये है कि रिजल्टेंट फोर्स भी जितना मास पे डिपेंड कर रही है ना, आपकी अवेलेबल फोर्स जिसको आप mg sin थीटा कह रही है वो भी मास पे डिपेंड कर रही है, दोनों कैंसिल हो जाती है। हाँ भाई, ऐसा ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, पूछो खैर। ऐसा द रूल इज सिंपल, लाइक फॉर अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, अगर दो सरफेसेस हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, तो उसमें से हर मास सेम एक्सेलरेशन के साथ ही आएगा। मास बड़ा हो या छोटा हो, वो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती। और मनाइल देखिए, इधर देखिए आप, आपके रिजल्टेंट फोर्सेस एम में, और वो फोर्स जो आपको रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रही है विच इज W sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा। रिजल्टेंट फोर्स जितना मास पे डिपेंड करती है, जो एक्चुअल फोर्स है जो कि रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो भी उतना ही मास पे डिपेंड करती है। होता ये एम से एम कैंसिल होने का मतलब ही यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी एक्सेलरेशन होगी ना, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। जस्ट फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, यस। आगे जाके जब हम फ्रिक्शन कंसिडर कर लेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको फ्रिक्शन समझाता हूं। अगर फ्रिक्शन आ जाए तो क्या होगा, जरा देखिएगा। ठीक है, वन लास्ट डांस और भी ठीक है। मैं अभी आपके सामने एक इंक्लाइंड सरफेस बना, दिस फोन इज प्लेस्ड, this phone is placed on a horizontal surface. अच्छा, there is friction available between this phone and the surface, but it's not active. अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, इस सरफेस को ना इंक्लाइन करना शुरू, यानी इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ, there is a force called W sin theta which acts. अभी हमने देखा ना, वो फोर्स जो इंक्लाइंड सरफेस पे आपको नीचे की तरफ खींचती है, दैट फोर्स इज W sin theta. अच्छा, ये फोन फिर भी नीचे नहीं जा रहा, बिकॉज़ अब फ्रिक्शन है। जब जब एक फोर्स इसे नीचे की तरफ खींचती है ना, डाउन द इंक्लाइंड सरफेस, तो द फ्रिक्शन एक्ट्स अप द इंक्लाइंड सरफेस। अच्छा, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा ना, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि एंगल के बढ़ने से वो फोर्स बढ़ रही है जो उसे नीचे खींच रही है, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। मैं एंगल और बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन और बढ़ेगी, मैं एंगल और बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन और बढ़ेगी, मैं एंगल और बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन और बढ़ेगी। और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगी और मेरा W sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो इवेंचुअली माय ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सेलरेट डाउन विद सम रिजल्टेंट फोर्स। यही अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती ना, मैं इसको जरा सा टिल्ट करता नहीं, बट बिकॉज़ फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन फाइट कर रही है, मेरी W sin थीटा बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक हद है, एक पॉइंट आएगा जब फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा और इवेंचुअली ऑब्जेक्ट सरफेस से स्लाइड डाउन कर जाएगा। ऐसा ही है। Give me my iPad, please. सर इन डेमोन्स्ट्रेशन में आईफोन इस्तेमाल करना खतरनाक नहीं? ऐसे नहीं, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। अबे बच्चों वाली डेमोन्स्ट्रेशन है यार। आईफोन रखने का सिर्फ पर्पस ये होता है कि लोगों की अटेंशन पूरी आ जाती है, या अल्लाह गिर जाए, या अल्लाह टूट जाए, मजा आ जाएगा। तो सर की हार्ट रेट भी फास्ट होती रही। अच्छा भाई, सही है। सो माइंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव वाज कि जैसे जैसे मैं इंक्लाइंड सरफेस की इंक्लिनेशन बढ़ा रहा था, तो वो फोर्स जिससे उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा जा रहा था, विच इज W sin थीटा, वो बढ़ रहा था बिकॉज थीटा बढ़ रहा था, और इवेंचुअली फ्रिक्शन बढ़ रही थी। जब फ्रिक्शन बढ़ रही थी तो
पहले मेरी वो वाली बात प्रूफ हुई जो मैंने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि आपकी जब अप्लाइड फोर्स बढ़ती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप लोग 2-3 मिनट वेट कर लेना, बल्कि आपके अच्छे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले सरफेस था हॉरिजॉन्टल, नहीं 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 माइन क्लियर तो वही नहीं है, अभी मैं क्लियर करूंगा। देखिए ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई। जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई ना तो फिर फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं करेगी, तो अभी नो फ्रिक्शन, ठीक है, नो फ्रिक्शन एज नो एक्सटर्नल फोर्स। अवेलेबल जरूर है, अवेलेबल जरूर है, एक्ट नहीं करेगी। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने इसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे एक्ट करवा दिया, ठीक है। अच्छा जब ये किसी एंगल पे आएगा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब देयर इज अ फोर्स जो कि इसे नीचे खींचेगी, एंड दैट फोर्स इज डब्ल्यू साइन थीटा। अब जो इस बॉक्स और सरफेस के बीच फ्रिक्शन बची हुई थी ना, अवेलेबल थी, अब वो फ्रिक्शन जाग जाएगी। कहाँ भाई, ऐसे कैसे, अब फ्रिक्शन ऐड करेगी। अच्छा आप क्या करो, आप ना इसी एंगल को बढ़ाना शुरू कर दो, सही है। जब आप एंगल बढ़ाओगे ना तो वो फोर्स जो इसे नीचे खींच रही थी, वो फोर्स जो इसे नीचे खींच रही थी विच इज डब्ल्यू साइन थीटा, वो फोर्स आपकी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ गया, ऑटोमेटिकली इधर से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। जो मेरे फोन के साथ हो रहा था ना, अब फ्रिक्शन की लेकिन बढ़ने की एक हद है, आप आहिस्ता आहिस्ता एंगल बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन डब्ल्यू साइन थीटा बढ़ेगा और इवेंचुअली फ्रिक्शन बढ़ेगी। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक हद है, एक पॉइंट आएगा जब फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा या उसको रीच कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू साइन थीटा ज्यादा हो चुकी है फ्रिक्शन से, एंड द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट डाउन। दिस एक्सप्लेन्स द वेरी बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन, कि भाई किसी दो सरफेस के बीच जितनी भी मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल होती है वो हर वक्त एक्ट नहीं करती, रादर वो वेट करती है अप्लाइड फोर्स का। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही होती है, जैसे इस केस में डब्ल्यू साइन थीटा बढ़ रहा था क्योंकि हम एंगल बढ़ा रहे थे, तो फ्रिक्शन भी बढ़ रही थी। डब्ल्यू साइन थीटा बढ़ता गया, फ्रिक्शन और बढ़ती गई क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा था। बट इवेंचुअली एक पॉइंट आया, डब्ल्यू साइन थीटा इतना बढ़ गया कि अब फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकता, फ्रिक्शन अपनी ऑलरेडी अपनी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो क्रॉस कर चुका था या वहां पहुंच चुका था। तो उसके बाद क्या होगा, माय ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड सरफेस। बोलो नो, समझ आ रही है बात? May I please get acknowledgement from everyone if we are all good till now? ठीक है, far more clear than it was before. No problem, mind. चले भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।